नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले संगम वंश और उसके बाद में सलू वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश। दोस्तों, आज हम लोग तुलु वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक तुलु वंश। दोस्तों, अगर तुलु वंश की बात करें तो तुलु वंश का टाइम पीरियड 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक रहा। तुलु वंश का टाइम पीरियड 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों, इसका संस्थापक तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह हुआ। वीर नरसिंह ने दोस्तों तुलु वंश की स्थापना की। और दोस्तों, ये वीर नरसिंह नरसा नायक का पुत्र था। नरसा नायक का पुत्र था। दोस्तों, नरसा नायक कौन था, ये हमने आपको कल जब सलू वंश के बारे में पढ़ाया था तब हमने आपको बताया कि नरसा नायक कौन था। और इसने दोस्तों वीर नरसिंह ने, ये नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सलू वंश के अंतिम शासक इमाडी नरसिंह की हत्या करके विजयनगर साम्राज्य पर तुलु वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, अगर अब हम आगे बात करें वीर नरसिंह की, तो वीर नरसिंह का टाइम पीरियड 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा। वीर नरसिंह का टाइम पीरियड 1509 ईस्वी से 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा दोस्तों। और तुलु वंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने सलू वंश के शासक इमाड नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना की। ये हमने आपको अभी बताया दोस्तों कि 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने सलू वंश के अंतिम शासक इमाड नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि वीर नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह और आक्रमणों से प्रभावित रहा। तो दोस्तों, वीर नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोहों और आक्रमणों के साथ प्रभावित रहा और 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, वीर नरसिंह की मृत्यु 1509 ईस्वी में हो गई। यद्यपि दोस्तों वीर नरसिंह का शासनकाल अल्प रहा, परंतु फिर भी इसने सेना को संगठित किया था। दोस्तों, वीर नरसिंह का शासनकाल अल्प रहा, परंतु फिर भी इसने सेना को संगठित किया था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, वीर नरसिंह ने पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए एक समझौता किया था। तो दोस्तों, वीर नरसिंह ने पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से पुर्तगाल से लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए एक समझौता किया था। और अगर दोस्तों इतिहास की दृष्टि से बात करें तो 1498 वीर नरसिंह के ही टाइम में 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था, या वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वीर नरसिंह के टाइम में ही दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, वीर नरसिंह ने अपने राज्य में से विवाह कर को हटाकर एक उदार नीति को आरंभ किया था। तो दोस्तों, अपने राज्य में विवाह कर को किसने हटाया, तो वीर नरसिंह ने हटाया और एक उदार नीति को आरंभ किया। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठा। दोस्तों, सभी एग्जामों में कृष्णदेव राय से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये कृष्णदेव राय तुलु वंश का महानतम शासक था, तुलु वंश का महानतम शासक था। और इसने जामवती कल्याणम, अमुक्तमाल्य जैसी रचनाएं की है। तो दोस्तों, ये हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय। तो देखते हैं दोस्तों कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय की अगर दोस्तों बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी में रहा, 29 ईस्वी तक रहा। और 1509 ईस्वी में दोस्तों वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर उसका अनुज यानी दोस्तों छोटा भाई कृष्णदेव राय बैठा। तो दोस्तों, कृष्णदेव राय कौन था, तो वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय था। और वीर नरसिंह की मृत्यु 1509 ईस्वी में हो जाने के बाद 8 अगस्त 1509 ईस्वी में
विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय बैठा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि इसके शासनकाल में दोस्तों कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय के शासनकाल में ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था, ऊंचाइयों पर था। दोस्तों कृष्णदेवराय ने दोस्तों कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था, अभी हमने आपको बताया। और कृष्णदेवराय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509-10 में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप हराया। तो दोस्तों कृष्णदेवराय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509-10 में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप हराया था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि 1512 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को परास्त कर रायचूर पर अधिकार किया। और दोस्तों रायचूर क्या है यह हमने आपको बताया था कि कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र रायचूर कहलाता है। तो 1512 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को परास्त कर रायचूर पर अधिकार किया और तत्पश्चात गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया। तो दोस्तों 1512 ईस्वी में रायचूर पर अधिकार और गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया कृष्णदेवराय ने। 1513 से 18 ईस्वी के बीच कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से 4 बार युद्ध किया। दोस्तों 1513 से 1518 के बीच कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से 4 बार युद्ध किया और हर बार उसे पराजित किया। दोस्तों इन्हीं पराजयों से दुखी होकर या परेशान होकर प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय के साथ में किया था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि 1520 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने अपना अंतिम सैनिक अभियान बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध किया। दोस्तों 1520 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने अपना अंतिम सैनिक अभियान बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध किया और आदिल शाह को परास्त करके गुलबर्गा के प्रसिद्ध किले को ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों 1520 ईस्वी में गुलबर्गा के प्रसिद्ध किले को ध्वस्त किसने किया? तो कृष्णदेवराय ने। और दोस्तों तुलु वंश के राजा क्या थे? तो वैष्णव थे। तुलु वंश के राजा वैष्णव थे। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से तुलु वंश के साहित्य से पूछे जाते हैं। तो कृष्णदेवराय ने दोस्तों तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की। तो दोस्तों अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो कृष्णदेवराय ने की। बहुत ध्यान से देखना, कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की। और दोस्तों कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का नया युग प्रारंभ हुआ कृष्णदेवराय के दरबार में। और कुमार व्यास की रचना कन्नड़ भारत कृष्णदेवराय को समर्पित है। दोस्तों कुमार व्यास की रचना कन्नड़ भारत कृष्णदेवराय को समर्पित है। ध्यान रखना दोस्तों कि कन्नड़ भारत किसकी रचना है? तो कुमार व्यास की है। और दोस्तों कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। दोस्तों कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज दोस्तों ये याद रखना कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे और अकबर के दरबार में नवरत्न थे। तो दोस्तों इनको बहुत ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे या नवरत्न किसके दरबार में थे, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। और दोस्तों कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में एक नाटक जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। तो दोस्तों अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो कृष्णदेवराय हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की? तो कृष्णदेवराय ने की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र को कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की हैं। दोस्तों कृष्णदेवराय की उपाधियां कौन सी हैं? तो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। तो दोस्तों स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों स्थापत्य कला में कृष्णदेवराय ने
हजारा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों, कृष्णदेवराय ने स्थापत्य कला में हजारा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण कराया। और कृष्णदेवराय के दरबार में दोस्तों 1505 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कृष्णदेवराय के दरबार में 1515 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया या विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और ये दोस्तों डोमिंगो पायस था कौन? तो पुर्तगाली यात्री था। उसके बाद दोस्तों एक अन्य पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में 1516 ईस्वी में आया, बारबोसा। दोस्तों, ये डोमिंगो पायस 1515 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया और कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। और दूसरा दोस्तों बारबोसा 1516 ईस्वी में, ये भी दोस्तों पुर्तगाली था और ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, ये दोस्तों आपको बता दें कि मुगलों की शासकीय भाषा फारसी थी, लेकिन बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की में की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों तुर्की में लिखी है, जबकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। और बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है किसने? तो बाबर ने दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं कि कृष्णदेव राय, दोस्तों कृष्णदेव राय की मृत्यु मार्च 1529 ईस्वी में हो गई और मृत्यु से पूर्व ही कृष्णदेव राय ने अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो दोस्तों मृत्यु से पहले या 1529 में कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु से पूर्व अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब दोस्तों आगे देखते हैं अच्युत देव राय, इनका टाइम पीरियड 1529 से 1542 ईस्वी तक रहा। इनका टाइम पीरियड 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक रहा। दोस्तों इनसे केवल एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नोनिज दोस्तों 1535 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। तो दोस्तों नोनिज किसके शासनकाल में भारत आया या विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया? तो अच्युत देव राय की। दोस्तों अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरम के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरम के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद दोस्तों विजयनगर साम्राज्य या तुलु वंश का अगला शासक सदाशिव हुआ। ये दोस्तों अगला शासक सदाशिव हुआ और इसका टाइम पीरियड 1542 से 1570 ईस्वी तक रहा। 1542 से 1570 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों ये तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव था। दोस्तों तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था और सदाशिव विजयनगर साम्राज्य का नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक शक्ति अरवीड वंश के मंत्री राम राय के हाथों में थी। दोस्तों ये जो राम राय था ये सदाशिव का मंत्री था या सेनापति था और इसी ने बाद में अरवीड वंश की स्थापना की। इसीलिए हमने यहाँ पे अरवीड वंश के मंत्री लिख दिया है और ये सदाशिव का मंत्री था और इसी ने दोस्तों सदाशिव को अपदस्थ करके अरवीड वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों सदाशिव विजयनगर साम्राज्य का नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति अरवीड वंश के मंत्री राम राय के हाथों में थी। दोस्तों अगर बात करें 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये युद्ध है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। और ये युद्ध दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर इन सब के मध्य हुआ। तो दोस्तों एक साइड विजयनगर साम्राज्य की सेना और एक साइड अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाएं थीं। और इस युद्ध में दोस्तों विजयनगर की सेना बुरी तरह पराजित हुई। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की जो सेना थी बुरी तरह पराजित हुई और राम राय के छोटे भाई तिरुमल ने एक और वंश अरवीड वंश की स्थापना की। तो दोस्तों राम राय के छोटे भाई तिरुमल ने एक और वंश अरवीड वंश की स्थापना की। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।